हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आपका चैप्टर जो था जीवों में श्वसन, ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को समझते हुए फिर उसको नोटबुक में आपको नोट करना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हाथ खड़े करके आप सवाल पूछेंगे। अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो बिना समझे आप उसको अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, है ना। तो अभी तक हमने कल एक एक्टिविटी की थी, आज आप प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, जिसमें एक एक्टिविटी कराई गई है कि 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक, यानी एक परख नली का 4 भाग में उसको बांटिए, जिसमें से 3 भाग तक आप जल भर दीजिए। इन तीनों परख नलियों को ए, बी और सी द्वारा चिन्हित कर लीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, जो बरसात के टाइम में बहुत कॉमन एक जीव है, आपको जमीन पे रेंगता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर एक शेल जैसी स्ट्रक्चर होती है। परख नली बी में कोई जलीय पादप यानी कि कोई ऐसा प्लांट रखिए जो पानी में रहता हो। और परख नली नंबर सी जो है, ये परख नली की जगह पर आप कोई पॉट का भी यूज कर सकते हैं, किसी बोल का भी यूज कर सकते हैं। परख नली सी में एक घोंघा और वो पादप, वो जलीय पादप, दोनों को रखिए। अब आपको ये देखना है कि किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी, है ना। तो प्रश्न सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर भी सभी बच्चे नोट करेंगे और मैं समझाऊंगी। कभी कहीं अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आपको उसको चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछना भी है। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 4 को नोट करेंगे। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 4 को नोट करेंगे। 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में घोंघा रखिए, जो एक प्रकार का जीव है, जिसमें एक शेल के अंदर एक जीव बंद होता है। परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। सभी बच्चों को प्रश्न एकदम अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम इसका उत्तर भी लिखेंगे। परख नली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, क्योंकि उसमें केवल घोंघा है। घोंघा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। परख नली बी में जलीय पादप है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। परख नली सी में जलीय पादप और घोंघा दोनों ही हैं। घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो मतलब एक में क्या हो रहा है, एक में पौधा जो है वो ऑक्सीजन ले रहा है, श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस हो रही है, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बी वाली परख नली में।
ए में क्योंकि घोघा है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता या वो कुछ और काम नहीं करता है, तो वो ऑक्सीजन लेके सांस ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। और सी में क्या हो रहा है कि जो घोंघा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है वो पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए यूज हो जाता है ना। तो इसलिए ये तीनों, इस डायग्राम को भी आपको सभी बच्चों को बनाना है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सभी बच्चे तीनों परख नलियों का डायग्राम भी बनाएंगे, चित्र भी बनाएंगे ये। और ये वाला अगर प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे नोट करेंगे, और अगर कंफ्यूजन है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो चैट के माध्यम से मुझे बताएंगे और उसको तुरंत ही सॉल्व करेंगे हम। सभी बच्चों ने ये डायग्राम बना लिया? आई थिंक आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, और आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बिना समझे आपको बच्चों कुछ भी नोट नहीं करना है, ठीक है। हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1, इसमें क्या करना है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, आपको राइट का टिक लगाना है सही उत्तर पर। प्रश्न संख्या का है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। ऑप्शन है 1 नंबर में फेफड़ों के द्वारा, दूसरे नंबर में है ऑप्शन में क्लोम के द्वारा, तीसरे में है श्वास रंध्रों के द्वारा, और 4 में है ऑप्शन में त्वचा के द्वारा। प्रश्न और उसके विकल्पों को आप सभी उतारेंगे अपनी कॉपी में। प्रश्न और उसके विकल्पों को लिखने के बाद सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर 3 श्वास रंध्रों द्वारा, इस पर टिक मार्क करना है, इस पर सही का निशान लगाना है। क्योंकि तिलचट्टे जो है बच्चों, तिलचट्टे जिन्हें हम सामान्य तौर पर कॉकरोच बोलते हैं, ये कॉकरोच जो होते हैं ये सांस कैसे लेते हैं, इनके पास फेफड़े नहीं होते, है ना। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके लेटरल बॉडी की साइड पे नीचे की तरफ, और जिनसे ये ऑक्सीजन युक्त वायु को अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं, और अंदर एक नलिकाओं का जाल होता है, ठीक है, श्वास प्रणाल जिसे बोलते हैं। और उस श्वास प्रणाल के द्वारा वो ऑक्सीजन जो है वो पूरे शरीर तक पहुंच जाती है ना। तो इसमें तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों द्वारा। प्रश्न संख्या ख है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में किस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है। अत्यधिक व्यायाम के समय यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करते टाइम क्या होता है, थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करते टाइम हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। मतलब जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगती है ना। और उस समय हमें एनर्जी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज करके हमारा शरीर श्वसन की प्रक्रिया करता रहता है, जिससे एनर्जी निकलती रहती है। लेकिन चूंकि हम ज्यादा मेहनत करें उस टाइम, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी होने लगती है या ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, तो मनुष्यों के केस में ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया थोड़े समय तक होती रहती है, जिसे हम अवायवीय श्वसन की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है। लेकिन तब क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट,
जब ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होने लगे तो उस समय पे क्या होता है कि शरीर में जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज, जिसका विखंडन होना होता है, तो वो पूर्ण रूप से विखंडित नहीं हो पाता, यानी कंप्लीटली उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। और इसके कारण क्या होता है, उत्पाद के तौर पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो वो हमारी मांसपेशियों में एक्यूमुलेट होने लगता है या हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है। और इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में इस पदार्थ के संचयन के कारण हमारे शरीर में क्रैम्प्स आते हैं या ऐंठन होने लगती है। और उसे हम कहते हैं कि ऐंठन हो गई या क्रैम्प लग गया या बहुत तेज दर्द होता है उसमें, अचानक से होने वाला ये बहुत तेज दर्द जो है, ये इन्हीं लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण, जो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचयन हो गया है, इसी के कारण ये ऐंठन होती है। तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट उत्तरदायी है इस ऐंठन के लिए? वो है लैक्टिक एसिड। सभी बच्चे प्रश्न उसके सभी विकल्पों को लिखेंगे और समझाया मैंने। आपको अगर समझ में आया होगा तो आप आंसर पे टिक करेंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो आप चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है किसी प्रश्न संख्या ग है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। विकल्प संख्या 1 है 9 से 12 श्वास प्रति मिनट। विकल्प संख्या 2 है 15 से 18 श्वास प्रति मिनट। विकल्प संख्या 3 है 21 से 24 श्वास प्रति मिनट। और विकल्प संख्या 4 है 30 से 33 श्वास प्रति मिनट। प्रश्न क्या है? किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। सभी बच्चों को जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो बहुत विस्तार में हमने श्वसन दर पे या ब्रीदिंग रेट पे या रेट ऑफ रेस्पिरेशन पर चर्चा करी थी, जिसमें ये बात हुई थी कि जो भी श्वास लेने की नियमितता है, जैसे श्वास जो है वो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं, लेकिन जब हम विश्राम कर रहे होते हैं, जब हम लेटे होते हैं या जब हम दौड़ रहे होते हैं या जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अलग अलग कामों को करते समय श्वसन की दर अलग अलग होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा हम बहुत रिलैक्स मूड में हैं, बहुत आराम से धीरे धीरे करके लंबी गहरी सांस लेते हैं और लंबी गहरी सांस छोड़ते भी हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विश्राम करते समय, यानी कि आराम करते समय, विश्राम अवस्था में एवरेज मतलब हर व्यक्ति की श्वसन दर जो है वो एकदम अलग अलग होती है। तो औसत श्वसन दर कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पहले प्रश्न और उसके विकल्पों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। 15 से 18 श्वास प्रति मिनट उत्तर संख्या 2 जो है ये सही उत्तर है। जब हम विश्राम कर रहे होते हैं तो औसतन सामान्य तौर पर 1 मिनट में हम 15 से 18 सांसें लेते हैं। तो 15 से 18 मिनट की श्वसन दर, औसत श्वसन दर विश्राम अवस्था में किसी भी एक वयस्क व्यक्ति की होती है। प्रश्न संख्या घ है, उच्च श्वसन के समय पसलियों के मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। आपके रिब्स वाली हड्डियों से के मूवमेंट से, इसकी गति से संबंधित प्रश्न है। उच्च श्वसन के समय यानी कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं
तो ब्रीदिंग करते समय हम सांस अंदर को खींचते हैं, यानी अंतः श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, इनहेल करते हैं गैस को, ऑक्सीजन को। और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उस समय हम उच्च श्वसन करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को बाहर को छोड़ रहे होते हैं। तो उच्च श्वसन के समय पसलियां कैसे मूवमेंट करती हैं ये आपको लिखना है। ऑप्शन नंबर 1 है बाहर की ओर गति करती हैं पसलियां। ऑप्शन नंबर 2 है नीचे की ओर गति करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है ऊपर की ओर गति करती हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल गति नहीं करती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर 2 पे टिक का निशान लगाना है कि आपकी पसलियां उच्च श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। तो सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों को सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे। कॉलम ए में क में लिखा हुआ है ईस्ट, ख है डायाफ्राम या मध्यपट, ग है त्वचा, घ है पत्तियां, च है मछली और छ है मेंढक। कॉलम बी में 1 नंबर में लिखा हुआ है केचुआ, 2 में लिखा हुआ है क्लोम, 3 में लिखा हुआ है अल्कोहल, 4th में लिखा हुआ है वक्ष गुहा, 5th में लिखा हुआ है रंध्र, 6th में लिखा हुआ है फेफड़े और त्वचा, और 7 में लिखा हुआ है श्वास प्रणाल या वातक। सभी बच्चों को इसको अपने नोटबुक में नोट करना है। आई होप सभी बच्चों ने नोट किया होगा। अब आगे हम इसको मिलान किया हुआ देखेंगे। कॉलम ए में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है ईस्ट। ईस्ट का मिलान आपको अल्कोहल के साथ करना है, क्योंकि ईस्ट जो है बच्चों वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इसमें अवायवीय श्वसन के दौरान प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में अल्कोहल का निर्माण होता है। इसलिए ईस्ट का आप मैचिंग करेंगे अल्कोहल के साथ। ख में देखेंगे डायाफ्राम। आपकी फेफड़ों के नीचे की तरफ एक झिल्ली जैसी मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो ये आपकी वक्ष गुहा से संबंधित है, इसलिए कॉलम बी में वक्ष गुहा लिखा हुआ है और आपको डायाफ्राम को वक्ष गुहा के साथ मैचिंग करना है। ग दिया गया है त्वचा। त्वचा के साथ आपको त्वचा के सामने नंबर 1 में दिया गया केचुआ, उसका मिलान करना है त्वचा के सामने, क्योंकि केचुआ जो है वो अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया पूरी करता है। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर घ में आपको दिया गया है पत्तियां, और पत्तियों का मिलान आपको कॉलम बी में मौजूद ऑप्शन नंबर 5 पे रंध्र से करना है। पत्तियों के नीचे वाली साइड पे बहुत छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं जिन्हें हम पर्ण रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों का मिलान आपको रंध्र के साथ करना है। के बाद चा ऑप्शन में आता है मछली। ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया क्लोम को आपको मछली के साथ मैच करना है, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि सांस लेते समय मछलियां जो हैं, मछलियों के पास फेफड़ों जैसा कोई अंग नहीं होता है, तो मछलियां अपने क्लोम से सांस लेती हैं या श्वसन की प्रक्रिया अपनी पूरी करती हैं।
और 6 नंबर में दिया गया है मेढक, और उसको आपको 6 नंबर पे दिए गए ऑप्शन फेफड़े और त्वचा के साथ मैच करना है, क्योंकि मेढक जो है वो एक उभयचर प्राणी है, एक एम्फीबियन एनिमल है। मतलब मेढक जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी सरवाइव कर सकता है, और मेढक का जो टैडपोल होता है वो पानी में ही होता है। तो इसलिए श्वसन की प्रक्रिया करते समय जब वो पानी में होता है तब वो अपनी त्वचा का इस्तेमाल करता है, और जब वो जमीन पर होता है तो सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का प्रयोग करता है। सभी बच्चों को इसको क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। सभी बच्चों ने ये मिलान वाला प्रश्न कर लिया। तो अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। का ऑप्शन है, अधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। प्रश्न क्या है कि जब हम ज्यादा व्यायाम कर रहे होते हैं या हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम बहुत तेजी से दौड़ लगा रहे होते हैं, उस टाइम पे व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो आपको सही या गलत का चुनाव करना है। अगर सही है तो उस पे सत्य लिखना है, अगर गलत है तो उस पे असत्य लिखना है। तो आप सभी को पता है बच्चों, जब हम आराम मुद्रा में होते हैं, जब हम विश्राम अवस्था में होते हैं, तब हमारी श्वसन दर थोड़ा धीमी होती है। हम आराम से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। कि जब हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे होते हैं या हम अधिक व्यायाम कर रहे होते हैं या हम दौड़ लगा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, और तो श्वसन दर जो है वो तेज होनी चाहिए। तो अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये आपका ऑप्शन जो है वो असत्य है। तो उस पे आप फॉल्स लिखेंगे, एक रॉन्ग का निशान लगाएंगे। सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 7 सभी बच्चे नोट कर लेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में कि किस तरह से पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये इस चैप्टर का मेन कंटेंट था। प्रश्न संख्या जो आपका ग है, मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये भी देखिए, जितने भी लाइंस हैं बच्चों इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखेंगे। मैंने आंसर तो लिख दिया है, इसको आपको नोट कर लेना है, लेकिन आपको बिना समझे हुए उत्तर को नहीं लिखना है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके प्रश्न पूछेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगले कुछ सेशंस में हम क्या करेंगे, हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, पादपों और जीवों में परिवहन कैसे होता है, किस तरह से हमारे जो शरीर में खून के माध्यम से किस तरह से चीजों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। उसके बारे में हम एक जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।